सो गाइज आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी नेशविल टेनेसी ब्रिजस्टोन एरिना से वो फाइनली एंड हो चुकी है। एंड इतनी देर तक मेरे वीडियो का इंतजार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वाइवर सीरीज का कंप्लीट फॉल आउट शो ही नहीं होने वाला था ये, बल्कि अभी तो हमें सीएम पंक की जुबानी भी सुनना है कि वापस आकर हमें तो मजा आया, लेकिन उन्हें कैसा लगा। सो आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है द रिटर्न वाइपर रेंडी ऑर्टन से। सभी फैंस रेंडी ऑर्टन को अपना प्यार देने लगते हैं, जिस पर रेंडी ऑर्टन सभी का शुक्रिया करते हैं जो हमें यूजली देखने को नहीं मिलता। वो कहते हैं कि आपके उत्साह और प्यार को देखकर तो लग रहा है आप में से बहुतों ने मुझे मिस किया। एंड देखो मैं तब तक वापस आता रहूंगा जब तक मैं इस गेम में बना हुआ हूँ, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी का स्वागत है मंडे नाइट रॉ पर। सभी वापस से रेंडी ऑर्टन का वेलकम करते हैं और रेंडी ऑर्टन इसको भी थैंक्स के साथ अपना प्यार देते हैं। ऑर्टन कहते हैं कि जब से मैं घर पर था ना, एक्कोलेड एंड अचीवमेंट्स के बारे में ही सोचे जा रहा था। देखो आप इसके बारे में तब तक बात करते हो जब तक यहाँ तो मर नहीं जाते हैं, तब तक बोर नहीं हो जाते। लेकिन एक चीज मेरे लिए थी जो मुझे करनी थी, जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाया था, एंड वो था वॉर गेम्स। इसके लिए जब कोडी रोड्स मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया तो कोई रीजन ही नहीं था मना करने का। मैंने तो भैया एकदम से हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं कभी वॉर गेम्स का पार्ट नहीं रहा। सो वॉर गेम्स कोडी रोड्स के पिता डस्टी रोड्स ने बनाया था, जो हमेशा हिस्ट्री बनाते रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना लूं सैटरडे को, और वही तो वॉर गेम्स में हमने किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि मैं वापस ही क्यों आया। तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था मेरी लाइफ में, जैसे ब्लड लाइन के साथ। और मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक एक एक ब्लड लाइन मेंबर को साफ नहीं कर देता। देखो मैंने बहुतों को शेल्फ पर बिठाया है एंड कुछ को तो परमानेंटली बिठा दिया है। और नेशविल वो 3 मोस्ट डेविस्टेटिंग लेटर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स में सुनने को तैयार हो जाओ, एंड वो है RKO। इसके बाद उन्हें इंटरप्ट करने आ जाती है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किसी टीम का पार्ट भी बन सकते हो, तुम किसी की हेल्प भी कर सकते हो। आफ्टर ऑल तुम एक वाइपर जो हो, तुम्हारा रिटर्न एकदम मस्त था, सब मानते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि लैंडस्केप काफी हद तक चेंज हो चुका है। तुम्हारा ये जो रिटर्न है पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। देखो ब्लड लाइन जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, मर चुकी है। अब जजमेंट डे पूरे सीन को चला रही है, पूरी WWE को चला रही है। और रही बात वॉर गेम्स की, तो वो तो सिर्फ एक बम था हमारी लाइफ में। मैंने जोई स्टार्क को हरा दिया, डॉम डॉम के पास अब भी चैंपियनशिप है। बेलर एंड प्रीस्ट की बात करें तो वो भी अपने टैग टीम टाइटल के साथ स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। तो कुछ भी नहीं बदला तुम्हारे आने से। कल अगर तुम नहीं होते ना, तो डेमन प्रीस्ट के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती। और हमें ब्लड लाइन समझने की गलती मत कर देना तुम, क्योंकि ब्लड लाइन ने तो काम अधूरा छोड़ दिया तुम्हें जिंदा छोड़ के, लेकिन हम पूरी तरीके से काम को एंड कर देंगे। रेंडी ऑर्टन स्माइल करते हुए कहते हैं काफी कुछ बदल गया है, ये तो मैं मानता हूँ। और ऐसा मत समझना कि मैं मंडे नाइट रॉ को देख नहीं रहा था। मैं हर हफ्ते इसे देखता था, हर हफ्ते WWE को ट्यून इन करता था बैठे बैठे, और हर हफ्ते सोच रहा था कि कभी मामी ने ये कर दिया, कभी मामी ने वो कर दिया। बट गैस व्हाट, डैडी इज बैक, जिस पर सारे ही फैंस ट्रिप लेने लगते हैं, डैडी इज बैक के नारे लगाने लगते हैं, हुज योर डैडी कहने लगते हैं, और रिया को गुस्सा आ जाता है। रेंडी ऑर्टन कहते हैं कि सुना तुमने, बहुत कुछ बदल गया होगा, बट एक चीज जो कभी नहीं बदली, कि चाहे WWE हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। जिसके बाद रिया रिप्ली के इशारे के बाद जेडी मैकडोना एंड डॉम डॉम रेंडी ऑर्टन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन रेंडी ऑर्टन वाज डैम रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट। वो डॉम डॉम को DDT लगाने वाले होते हैं एंड जेडी मैकडोना को एक RKO ठोक देते हैं। जजमेंट डे को साइलेंटली धमकी देके बता देते कि बेटा बाप वापस आ गया है। डायनामाइट नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, जो होता है एक टैग टीम टर्मोइल मैच, जहाँ जो भी जीतेगा वो जजमेंट डे से लड़ेगा फॉर द टाइटल। सो हर टीम से बचते बचाते क्रीड भाई और इंपीरियम फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। और जब इंपीरियम को ऐसा लगता है कि सारा कंट्रोल हमारे पास है, क्रीड ब्रदर्स उनसे 2 हाथ आगे निकल जाते हैं एंड इंपीरियम को पिनफॉल करने के बाद वो बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर, जो अब फेस करेंगे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जजमेंट डे को। इसके बाद हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जो सर्वाइवर सीरीज को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि नेशविल बताओ किस बारे में बात करना चाहोगे। देखो बहुत सी कहानियां जिसके बारे में मुझे बतानी है, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ एक कहानी से। मुझे शुक्रिया करना है अपने टीम मेंबर्स का, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, जे उसो, रेंडी ऑर्टन, सबका शुक्रिया करना है मुझे, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं वॉर गेम्स जीत पाया जो मेरे पिताजी ने बनाया था। स्पेशली अगर रेंडी ऑर्टन की बात करूँ ना, तो उन्होंने साबित कर दिया वो हमेशा से मेरे मेंटोर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और वॉर गेम्स में मेरी हेल्प करने के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि हम वही प्यार जो पहले था लेगेसी में, वो आज भी शेयर करते हैं। वैसे एक कहानी और भी है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, और वो है सीएम पंक के बारे में। उनके रिटर्न के बारे में तो अब हम सब जानते हैं, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो इस तरह वापस आएंगे, लेकिन मैं वो पहला बंदा बनना चाहता हूँ जो सीएम पंक का वेलकम करेगा। सो वेलकम बैक सीएम पंक। मेन इवेंट में तो हम उनके मुंह से ही सुन लेंगे कि उन्हें इसके बारे में क्या कहना है। इसके बाद वो कहते हैं कि यार एक छोटी सी बात प्लीज आप और सुन लो। आप सब तो मुझे जानते ही हो ना
कि अब सब कैसे खत्म होने वाला है। जजमेंट डे के साथ भी मेरा बदला पूरा हो चुका है, लेकिन एक और जगह है जहां मुझे जाना है, एक और कहानी मुझे शुरू करनी है। मैं आज एडम पियर्स के साथ बैठा था और उन्होंने मुझे इजाजत दी, और देखो अब मैं खुद को ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ, सबसे पहला मेंबर जो 2024 के रॉयल रंबल मैच में लड़ेगा। मैं खुद वहां पर आने वाला हूँ ताकि इस बार मैं मैच जीतकर किसी को चैलेंज कर सकूं। और शायद आप जानते हो कि वो कोई कौन होने वाला है। जिसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं एंड स्क्रीन पर हमें शिंसुके नाकामुरा दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि कोडी तुम तो हीरो हो यार, तुम तो सारी कहानी बताने में लगे हो, लेकिन एक स्टोरी मेरी भी सुनते जाओ, मैं तुम्हें अब आजाद करने वाला हूँ। तभी पीछे से नाकामुरा उन पर अटैक कर देते हैं और रेड मिस्ट थूक देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर और एक साइलेंटली चैलेंज ठोक देते हैं उनके ऊपर। और इसी के साथ वो एक छोटा सा स्नीक पिक अटैक करके वहां से भाग जाते हैं। देन हमें आइवर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है, जहाँ सरप्राइजिंगली मैच डबल काउंटआउट्स में एंड हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों लड़ना नहीं छोड़ते, एक के बाद एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। चाहे ब्रॉन्सन रीड हो चाहे आइवर, रुकने का कोई नाम ही नहीं लेता। लेकिन फाइनली एडम पियर्सन ऑफिशियल्स आ ही जाते हैं कि भैया सारी लड़ाई आज ही कर लोगे क्या, थम जाओ। और ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट कुछ बैक स्टेज मूवमेंट के बाद हमें जोई स्टार्क वर्सेस नाया जैक्स का एक सिंगल्स मैच दिखाया जाता है। और क्योंकि रिया रिप्ली से हारने के बाद जोई स्टार्क की फ्यूरी और मोमेंटम एकदम एंड हो गया था, इसलिए समोन ड्रॉप खाकर पूरी तरीके से हार जाती है जोई स्टार्क एंड नाया जैक्स को विक्ट्री मिल जाती है एज एक्सपेक्टेड। इसके बाद हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस दिखाए जाते हैं जो रिंग में आकर शांत खड़े हो जाते हैं। पहले तो वो सबका वेलकम करते हैं और सुनते हैं कि सारे ही फैन सीएम पंक के नेम को चैंट कर रहे होते हैं। रॉलिंस खुश नहीं होते लेकिन चुपचाप खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है पहले अच्छे से कर लो, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस पर्सन के लिए जो मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली वो सीएम पंक के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि चलो उस चीज के बारे में बात कर लें जो रियल में मैटर करती है, वो है तुम्हारा वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप है। सेथ कहते हैं कि यार 2 दिन हो गए सर्वाइवर सीरीज को, लेकिन मुझे तो अब भी खुजली मचे जा रही है, मेरे को टाइटल डिफेंस करना है। और देखो मैं आज दोपहर एडम पियर्स के साथ इसी बारे में बात कर रहा था कि नेक्स्ट इन लाइन कौन हो सकता है। तभी वहां पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो सिर्फ उसी बारे में बात किए जा रहे हैं जो रिंग के बाहर है, लेकिन हम उस बारे में बात करेंगे जो अभी रिंग के अंडर है। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को कंग्रेचुलेट करते हैं कि भैया तुम एक बेटर मैन हो, हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम जीत गए, तुम वॉर गेम्स भी जीत गए। वो कहते हैं जजमेंट डे ने मुझे सिल्वर प्लेटर पर जेउसो ला के दिया, वो तो मुझे अच्छे से नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हारना भी उनके प्लान का पार्ट है, ये मैं नहीं जानता था, बट कोई बात नहीं सेथ, तुम और तुम्हारी टीम जीत गई। ड्रू कहते हैं कि सेथ तुम्हें याद है तुमने क्राउन जूल से पहले मुझे क्या बोला था। सेथ कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, तुमने मुझे कहा था कि यार अगर मैं इस बार हार गया ना तो मैं सिर्फ खुद को ब्लेम कर पाऊंगा, और मुझे लगता है ये चीज मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज हुई। देखो ये तुम भी जानते हो कि मैं एक रीमैच तो डिजर्व करता ही हूँ, जेउसो को अब मैंने पीछे छोड़ दिया, अब मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना, चलो मेरा रीमैच एक्सेप्ट करो। सेथ कहते हैं कि मैं समझता हूँ यार तुम सच में डिजर्व करते हो कि यार मुझे टाइटल डिफेंड करना है अगले हफ्ते, पर तुम्हारे साथ नहीं जेउसो के साथ। ड्रू मैकिंटायर इससे इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक हार्डर ग्लासगो किस ठोक देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। ये ग्लासगो किस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ड्रू मैकिंटायर को ब्लीडिंग ही होने लग जाती है। ड्रू सेथ को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं उन्हें कि भैया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे जेउसो आ जाते हैं और ऐसा होने नहीं देते और कहते हैं कि भाई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। ड्रू वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन हम सबको पता चल जाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद हमें द वुमेन्स टैग टीम मैच दिखाया जाता है जो कि चैंपियनशिप मैच होता है, जहाँ पे पाइपर नेवन एंड चेल्सी ग्रीन अपने टाइटल को डिफेंड करती है अगेंस्ट नटालिया एंड टीगन नॉक्स। और यार यहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं, बस टीगन नॉक्स की किस्मत खराब हो गई नटालिया के साथ जुड़ के, क्योंकि उनको आज हारना पड़ गया एंड चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर अपने टाइटल को रिटेन कर लेती हैं। देन हमें एक नॉन टाइटल मैच दिखाया जाता है द रिटर्निंग रेंडी ऑर्टन वर्सेस डर्टी डॉम डॉम के बीच में। रेंडी ऑर्टन को वापस देखकर रिंग में बहुत ज्यादा मजा आया यार, इट वाज लाइक अ क्रिसमस ट्री। बट मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में जेडी मैकडोनाल्ड डॉम डॉम की हेल्प करने वहां आ जाते हैं, लेकिन रेंडी ऑर्टन तो हमेशा हर किसी से एक कदम आगे ही रहते हैं। वो जेडी मैकडोनाल्ड को अपनी फेमस डीडीटी लगा देते हैं, जिसके बाद एक सुपर आर के ऊपर था डॉम डॉम को एंड देन 1 2 3 रेंडी ऑर्टन अपने मैच को जीत जाते हैं, फैंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं एज एक्सपेक्टेड। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां हम सीएम पंक को देखने वाले थे। एंड नॉट ओनली आज उनका होम कमिंग था, बल्कि फैंस की तरफ से उन्हें जो ओवेशन मिला है ना पुराना वाला, साफ पता चल रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सीएम पंक कभी गए ही नहीं, उनका प्यार वहीं का वहीं बना हुआ है। पंक रिंग में आते हैं और कहते हैं कि आई थिंक इट्स हेल फ्रोज ओवर, और हेल फ्रोज ओवर से मेरा मतलब है कि सीएम पंक रिंग में वापस आ गया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई अरीना में उसके हाथ में एक माइक्रोफोन है। पंक कहते हैं कि भाई बुरा मत मानना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लैक हॉक्स फैन बन चुका हूँ, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। लेकिन ये सैटरडे मेरी करियर का सबसे बड़ा सैटरडे था, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, बट मुझे वो 2 वर्ड कहने ही पड़ेंगे यार, भले ही वो झूठे लगे तुम्हें, लेकिन मुझे कहने ही पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि वो बहुत सच्चे नजर आ रहे हैं। और वो 2 वर्ड है कॉर्नी एंड चीजी। ये मेरे जैसे लगते जरूर और चीजें यहाँ पर काफी कुछ बदल चुकी है।
पंक कहते हैं कि एक बार एक अमेरिकन ड्रीम ने मुझे बताया था कि अगर तुम दिल से बात करना चाहो ना तो तुम कभी गलत नहीं होंगे, हमेशा सही रास्तों पर जाओगे। तो लो सुन लो मेरे दिल की बात, मैं घर वापस आ गया हूँ और सारे फैंस इसे सुनकर तो पागल ही हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन मैं पहले जैसा ही महसूस कर रहा हूँ। 10 साल हो गए कैसे तुम मुझे भूले ही नहीं। ये जानने के बावजूद भी मैं खुद भी चाहता था कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतना प्यार दिया। ये एक पावरफुल चीज है। काउंटलेस अरीना में WWE जाती रही लेकिन तुम हर अरीना में मेरे नाम को लेते रहे, बल्कि मैं वहाँ पे था भी नहीं तब भी। और अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि मेरी वॉइसलेस ऑडियंस के पास अब एक वॉइस आ गई है और मैंने सुना तुम्हें, बहुत ध्यान से सुना, इसीलिए तो आज मैं WWE रिंग में खड़ा हूँ। काश मैं ये कह सकता कि मैं कभी छोड़कर गया ही ना होता, लेकिन एक वाइज मैन ने मुझे कभी कहा था कि अगर तुम अपना सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाओगे ना और फिर वापस आओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि लोग तुम्हारी कितनी कदर करते हैं। और वो वाइज मैन हमेशा से सही था। ऑब्वियसली वो यहाँ पर पॉल हेमन को रेफर कर रहे थे। वो कहते हैं लव यू गाइस, मैं घर वापस आ गया हूँ। सैटरडे एक अमेजिंग रात थी, आज मंडे नाइट भी एक अमेजिंग रात है। और हाँ, अब तुम्हारे सामने मैं सीधा खड़ा हूँ, एकदम इन फ्रंट में। कैमरे के पीछे कुछ भी नहीं छुपाया मैंने, सब तुम्हारे सामने है। और हाँ, एजे ली वो बहुत ज्यादा ठीक है यार, और उन्होंने घर से आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ एजे ली को ही रेफर कर रहे थे। तो आप सबने ऑलमोस्ट बाहें खोलकर, पूरा दिल खोलकर मेरा स्वागत किया, लेकिन ऑलमोस्ट सब ने नहीं, क्योंकि वो डर गए हैं। और ये बात मैं समझता हूँ। सब बेस्ट इन द वर्ल्ड से लड़ना चाहते थे जब वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन बेस्ट इन द वर्ल्ड अब 10 साल बाद वापस आ चुका है। मैं समझता हूँ कि वो क्यों डरे हुए थे। उन्हें डर था कि मैं चीजों को इतना ऊपर लेकर चला जाऊंगा कि वो ब्रास लिंक को कभी हाथ भी नहीं लगा पाएंगे सपने में भी। और जिस चीज से वो डरते थे, जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरते थे, वो अब दरवाजे पर आके खड़ा हो चुका है। उनको रियलिटी चेक दे रहा है और इस बारे में वो सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो एंड करते हुए सीएम पंक कहते हैं कि चाहे सामने हो या पीछे हो या कमेंट्री टेबल पर हो, बेस्ट इन द वर्ल्ड टेनेसी में आ चुका है। वो कैमरे में देखते हुए कहते हैं कि देखो मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया, मैं पैसा बनाने आया हूँ। एंड डैंग, इसी के साथ हमारी धमाकेदार मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक का प्रोमो देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।